हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं एक बार पुनः आप लोगों का हिंदी विषय का शिक्षक फतेह खान उपस्थित हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की जो प्रथम पाठ थी भाषा एवं व्याकरण, इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने भाषा और व्याकरण के विषय में प्रथम भाग यानी पार्ट 1 के रूप में चर्चा किया था। आज हम दूसरे पार्ट यानी दूसरा भाग के रूप में चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें और क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मेरी ओर से सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ तक भाषा की विशेषताएं, स्पेशलिटीज ऑफ लैंग्वेज तक हुआ था। और आगे बढ़ते हुए हम लोग जानते हैं बोली किसे कहते हैं। ठीक है, तो बोली की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन: भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। एक ही क्षेत्र में अनेक बोलियां बोली जा सकती है। एक ही क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ पर रहते हो और वहाँ पर देखिएगा बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, लेकिन उन लोगों का जो बोली है, बोलने का तरीका है, वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है। जैसे उदाहरण के रूप में अवधी, हरियाणवी, जो हरियाणा के लोग हैं हरियाणवी बोलते हैं। राजस्थान के जो लोग हैं राजस्थानी बोली का प्रयोग करते हैं, गढ़वाली इत्यादि। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। एक ही क्षेत्र में अनेक बोलियां बोली जा सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग उपभाषा के रूप में। भाषा और उपभाषा। ठीक है, बोली को जब साहित्य रचना के लिए वैध मान लिया जाता है, यानी बोली को जब साहित्य रचना, जब हम लोग हिंदी साहित्य है ना, लिटरेचर है ना, साहित्य को कहते हैं इंग्लिश में लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, लेकिन यहाँ पर जब साहित्य रचना यानी जब कवि लोग जब कविताएं लिखने लगते हैं तो उसमें जो है क्या है, उसको वैध मान लिया जाता है। किसको? बोली को। ठीक है, तब उसे उपभाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी क्षेत्र की ब्रज बोली में साहित्य रचना होने लगी, यानी हिंदी, जैसे हिंदी है नॉर्मल हिंदी, सामान्य हिंदी, लेकिन जब कवि शब्द जो है, पोएट शब्द जो है, जब कविता लिखने लगते हैं ना, तो उसी हिंदी को एक ब्रज भाषा में लिखने लगते हैं, चेंज हो जाता है। जैसे सूरदास का आगे चलकर आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8, 9, 10 में, तो उन्होंने जब कविता लिखा है तो उसको हिंदी को ब्रज भाषा में कर दिया ट्रांसलेट। ठीक है, और उसी प्रकार ब्रज भाषा कहा जाने लगा। यह वास्तव में हिंदी की एक उपभाषा है। हिंदी की एक उपभाषा है। कौन? ये ब्रज भाषा। ठीक है, सेकंड। उसके बाद आते हैं लिपि। स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को, यानी सिंबल है ना, सिंबल के तरीके से जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो लिपि में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, संसार के विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती है, जबकि अंग्रेजी और जर्मन भाषाएं रोमन में लिखी जाती है। जैसे हिंदी का देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन इत्यादि जो है ये लिपि है। ठीक है, हिंदी का जो देवनागरी है ये देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं ये जो व्याकरण है, व्याकरण के बारे में जानते हैं, ग्रामर। ठीक है, कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ देखिए परिभाषा क्या दिया हुआ है: जिस शास्त्र के द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध में लिखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि जानते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्याकरण के अंग है पार्ट्स ऑफ ग्रामर, यानी व्याकरण जो है ग्रामर, उसके भाग है बहुत सारे। इसमें से निम्नलिखित अंग आप लोगों को सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखिए। प्रथम है वर्ण विचार, द्वितीय है शब्द विचार, तृतीय वाक्य विचार, चतुर्थ रूप विचार। 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ण विचार के बारे में। इसकी परिभाषा क्या है? ठीक है, वर्ण विचार के अंतर्गत
वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार के अंतर्गत यानी वर्ण विचार में जो जो आते हैं उसके अंदर, उसमें आकार, उसका आकार कैसा है, उसका उच्चारण कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, और उनके जो मेल बनते हैं ना, मिलता है जो आपस में, उससे अध्ययन करते हैं, वही वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, आगमन मतलब आना, निगमन मतलब जाना, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, जब शब्द की उत्पत्ति होती है, उसका विकास होता है, डेवलपमेंट, उसका निर्माण होता है, उसका आगमन होता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, दो हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन, पदों के पारस्परिक संबंध, रिलेशन आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। वाक्य विचार में वाक्य का भेद क्या है, वाक्य कैसे बनता है, वो वाक्य, एक वाक्य दूसरे वाक्य को मिलकर क्या बनाते हैं हम लोग, जैसे रा, जोर, आन, राम, है ना। ठीक है, तो दोनों मिलाकर जो है एक प्रकार पूरा वाक्य बन जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं वाक्य विचार। ठीक है। उसके बाद है चौथा रूप विचार। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है उसका परिवर्तन कैसे होता है, रूप, उसकी रचना कैसे होती है और उसका भेद क्या क्या होता है, जब हम इसको जान लेते हैं तो वो रूप विचार कहलाता है। तो ये चार हुआ आपका, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, रूप विचार। ये जो है व्याकरण के अंग हैं, इसकी परिभाषाएं हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये जो आपकी पाठ की आज समाप्ति हुई है, इसमें एक्सरसाइजेस हैं, अभ्यास हैं। अभ्यास जो है बहुत ही सरल है, आसान है, कठिन नहीं है। ठीक है, देखिए क्या क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखें, जैसा कि भाषा की परिभाषा लिखें। जानते ही आप लोग, इसमें दिया हुआ सारा कितने प्रकार की होती है, भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा जो मैंने अभी बताया, लिपि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ना। ये सारा जो है चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मिलान करना है इसमें आपको। ठीक है, उसके बाद सही कथन का गलत सही और गलत का चिन्ह गलत लगाना है। ठीक है, जैसे दूरदर्शन, रेडियो इत्यादि मौखिक भाषा के उदाहरण है या लिखित, तो मौखिक में सही होगा। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार है, यहाँ रिक्त स्थान है उसको भर देना है। जैसे मौखिक भाषा का डैश रूप है, प्राचीनतम रूप है। ठीक है, मौखिक भाषा का प्राचीनतम रूप है। ठीक है, यहाँ पर आपका सारा कुछ दिया हुआ है, अवेलेबल है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।